देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को मालूम है बच्चों, मैंने नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होता है और कौन से वो एलिमेंट है जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। आपको मैं एक बार लास्ट क्लास का बहुत जल्दी से रिकॉल करा दूं 2 से 4 मिनट के अंदर, सो दैट हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। बेटा, नेशनल इनकम में क्या काउंट होता है क्या नहीं होता, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा था, कोई भी अगर हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होगा तो वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। बट बेटा, किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, याद रखिएगा। किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो कंप्लीट एक्सपेंडिचर नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पर होता है, वो इंटरमीडिएट काउंट नहीं होगा। बेटा, फाइनल जितनी भी गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। बट बेटा, जितने भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो सभी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। याद रखना, अगेन अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स होती है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। बेटा, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। बच्चों, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इंक्लूड होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अगर इंक्लूड हो गया तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बताया था, अगर कोई बंदा फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है, अगर कोई बंदा फैक्टर इनकम अर्न करता है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। बट बच्चों, अगर किसी की इनकम ट्रांसफर नेचर की है तो ट्रांसफर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। बड़ी बुनियादी बातें बता रहा हूं। फैक्टर इनकम अगर होगा तो नेशनल इनकम में काउंट होता है, ट्रांसफर इनकम है तो वो बेटा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, किसी भी तरीके की सेल एंड परचेज ऑफ पेपर एसेट्स, अगर आपको कोई पेपर एसेट्स मिलता है जैसे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, तो इनकी परचेजिंग कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स की इनकम को प्रोडक्टिव एक्टिविटी से लिंक नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते। बेटा, पॉइंट नंबर 6, किसी भी तरीके का अगर आपको कमीशन या ब्रोकरेज मिला है तो कमीशन या ब्रोकरेज दोनों ही हमारी इनकम का पार्ट है, फैक्टर इनकम का पार्ट है। दैट्स व्हाई ट्रांसफर इनकम नहीं होने की वजह से ये चीजें काउंट होंगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर बेटा आपको कभी एलिमेंट इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और किसका बेटा वैल्यू एडिड के कोई एलिमेंट अगर आपको मिल जाते हैं तो वो सभी एलिमेंट नेशनल इनकम में काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 8, किसी भी तरीके का विंडफॉल गेन। मैंने बताया भी था अश्मीत, विंडफॉल गेन क्या होता है बेटा? हाँ, सडन इनकम या अनसर्टेनिटी वाली इनकम, जिसका मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता था और अचानक से मुझे कोई पैसा मिल जाए, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, विंडफॉल गेन को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। बच्चों, याद होगा 9th पॉइंट मैंने बताया था, कैपिटल लॉस या फिर क्या बच्चों, कैपिटल गेन। कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन दोनों ही एलिमेंट हैं जिनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है या अनसर्टेनिटी पर होता है, इसलिए काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10, किसी भी तरीके की कंपलसरी पेमेंट, टैक्सेस वगैरह जो है, कंपलसरी पेमेंट को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। बेटा, एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, पॉइंट नंबर 11, शायद पता हो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोला था कुछ। बेटा, जितनी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो हमारी इकोनॉमी में की जाती है बट उसका इनकम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जिस वजह से इनको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फैमिली की हेल्प करी या हमने आपस में कोई सर्विसेज रेंडर करी, तो ये सारी चीजें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। 12th पॉइंट मैंने बोला था, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, कंट्री के डेप्ट के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो प्रोडक्टिव नहीं है, ड्यू टू दैट रीजन दे आर नॉट इंक्लूडेड। पॉइंट नंबर 13, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट, मैंने कहा था किसी की इनकम, और वो बंदा कौन होना चाहिए? इंडियन। अगर हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी सारी इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, राइट। तो अभी तक की क्लास में मैंने क्या काउंट होगा क्या नहीं होगा वो बताया, बट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कई बार क्वेश्चन बेटा डोमेस्टिक का भी पूछ लेते हैं, तो डोमेस्टिक और नेशनल में एक छोटी सी बात का डिफरेंस है, ये पॉइंट याद रखना, फिर मैं डिस्कशन पे आगे बढ़ता हूं।
बेटा डोमेस्टिक इनकम में क्या काउंट होगा और नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक में काउंट होती हैं बट वो इनकम में नहीं होती, और कुछ ऐसी चीजें जो इनकम में काउंट होती हैं बट वो डोमेस्टिक में काउंट नहीं होता। बेटा जैसे डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो एक बाउंड्री कॉन्सेप्ट है। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सब चीज काउंट होती है जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर है। अगर कोई भी इनकम अर्न करने वाला बंदा हमारे देश की बाउंड्री यानी कि सीमा में करता है, देश की बाउंड्री के अंदर, चाहे कोई इंडियन पैसा अर्न करे या फिर कौन बेटा फॉरेनर पैसा अर्न करे, वो दोनों ही पैसा कहां काउंट करा जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि वो सीमा, वो बाउंड्री, वो हमारी कंट्री की होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडियन कमाए या फॉरेनर कमाए। बट बेटा नेशनल इनकम में जो इंपोर्टेंट है वो बाउंड्री नहीं है, बल्कि वहां पर इंपोर्टेंट कौन है, इंडियन। मतलब हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मतलब भारतीय है, चाहे वो इंडिया के अंदर कमाए या इंडिया के बाहर। मतलब कोई बंदा फॉरेन से भी पैसा कमाएगा या इंडिया में भी पैसा कमाएगा तो ये दोनों पैसा इंक्लूड नेशनल में होगा, क्योंकि अर्न करने वाला बंदा कौन है, इंडियन। तो ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल क्लैरिटी से समझ लो, केवल एक ही पॉइंट का डिफरेंस आता है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं। तो डोमेस्टिक और नेशनल का एक एक छोटा सा पॉइंट लिखवा रहा हूं, बीच में एक लाइन डालें अपनी नोटबुक में, लिखना है बेटा एक साइड डोमेस्टिक टेरिटरी और एक साइड बेटा क्या बेटा नेशनल इनकम, और एक साइड डोमेस्टिक इनकम। लिखे बेटा नेशनल इनकम और दूसरी साइड है बेटा क्या, डोमेस्टिक इनकम। लिखना डोमेस्टिक इनकम में लिखिएगा, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट as it include, it is a territorial concept as it includes the value of final goods and services. It is a territorial concept as it include the value of final goods and services produced within the domestic territory, produced विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों कि देश की सीमा के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वहां पर लिखना नेशनल में छोटी सी एक स्टेटमेंट, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। वो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, सीमा वाला कॉन्सेप्ट है, बट ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, as it include the value of final goods and services produced by normal resident, produced by normal resident, produced by normal resident within or outside the territory, within or outside the territory। मतलब ये पैसा कहीं पर भी कमाए बेटा, चाहे वो हमारी कंट्री के इनसाइड कमाए या फिर आउटसाइड कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कमाने वाला बंदा हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। राइट, ये पॉइंट आप याद रखना। मैं आपसे अब कुछ पॉइंट्स पूछूंगा जो डोमेस्टिक में काउंट होते हैं, और बाकी सारे पॉइंट सेम है बेटा। डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट क्लियर था, ये बेटा बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी पैसा कमाएगा वो हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कराते हैं। टेरिटरी क्या है, हाँ, और ये हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम है। जैसे एक होती है घर की इनकम और एक होती है बाहर की इनकम, तो ये हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री का इनकम है, और ये हमारी कंट्री के इनसाइड वाले बंदे हैं। कई लोगों की इनकम वो भी तो होगी जो फॉरेन कंट्री में रह के कमा रहे हैं, तो वो नेशनल का पार्ट बनेगा, डोमेस्टिक का नहीं बनेगा। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग शेयर करते हैं बेटा डोमेस्टिक पॉइंट्स के, क्योंकि नेशनल वाले पॉइंट्स मैंने आपके साथ काफी सारे डिस्कशन में ला दिए थे। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 है बेटा, ध्यान से सुनना फिर रिस्पॉन्स करना। प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, क्या ये काउंट होगा? डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? कंफ्यूजन नहीं बेटा, मैंने आपसे क्या बोला? प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन ब्रांच इन इंडिया। बेटा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमारी देश की सीमा के अंदर ही तो अर्न कर रहा है, चाहे कोई फॉरेनर कमाए या इंडियन, काउंट होता है, ये काउंट होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट, होगा, क्योंकि अर्न कहां पर हो रहा है? टेरिटरी के इनसाइड, केवल इनसाइड पर ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव बाय द इंडिया फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन अमेरिका, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग कहां पर है? अमेरिका में, इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनिए, एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन दिए, पहले सोचो ओल्ड एज पेंशन कैसे खर्चे होते हैं? ट्रांसफर होता है, फैक्टर तो नहीं होता ना, तो ट्रांसफर को तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते, तो ये काउंट नहीं होगा। वो 13 पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म, एक फर्म ने बोनस दिया है, होगा, बोनस किसका पार्ट है? सीओई का पार्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग ऑफ अमेरिकन बैंक एक्सप्रेस ब्रांच लोकेटेड इन चेन्नई, एक अमेरिकन एक्सप्रेस की ब्रांच चेन्नई में है, उसने प्रॉफिट कमाया, कहां पे कमाया? इंडिया के अंदर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल लॉस, नहीं होगा, मैंने पॉइंट एक बताया था ना, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स बाय द फॉरेन टूरिस्ट, कोई फॉरेन टूरिस्ट है जिसने गुड्स खरीदा है, होगा, क्यों होगा? टेरिटरी के अंदर भी। और याद करो एक्सपेंडिचर का लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? एक्सपेंडिचर मेथड में लास्ट पॉइंट क्या था? अरे एक्सपेंडिचर के 5, हाँ सही बोल रही है, नहीं पता, कराया नहीं था। एक्सपेंडिचर के 5 पॉइंट थे ना, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, कैपिटल, चेंजिंग स्टॉक, और जिसकी वजह से काउंट होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड वर्कर, compensation given by insurance company to an injured worker, क्यों? तो क्या हुआ? अर्न वाला काउंट होता है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा है, क्या एम्प्लॉयर ने पे करा है? किसने पे करा है? थर्ड पार्टी ने पे करा है। थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रखता, अगर एम्प्लॉयर अपनी साइड से देता तो वो काउंट होता। लास्ट पॉइंट बेटा, परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, नहीं होगा यार, बिल्कुल सही बात है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको डोमेस्टिक और नेशनल वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको डोमेस्टिक और नेशनल समझ नहीं आया है? पूछ लो भाई, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं छोटी छोटी बातों पर आ जाता हूं, क्योंकि छोटी बात हमें कई बार कंफ्यूज करती है और वो प्रॉब्लम भी देगी। एक आपने सुना होगा कैपिटल लॉस और डेप्रीशिएशन, दो नॉर्मल सी टर्म है बेटा। एक टर्म आपने शायद सुना होगा डेप्रीशिएशन, और एक होता है बेटा क्या? कैपिटल लॉस। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो इन दोनों का मीनिंग समझा सके? कोई डिफाइन नहीं, केवल एक जनरल मीनिंग क्या होता है? डेप्रीशिएशन मतलब वैल्यू का कम होना, उसने बोला डेप्रीशिएशन का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू अगर क्या हो जाती है बेटा, और कैपिटल लॉस मतलब वैल्यू का कम होना है। और ये देखो, कैपिटल लॉस और डेप्रीशिएशन कॉमन सेंस रखती है बेटा। डेप्रीशिएशन का भी मतलब है जब वैल्यू गिर जाती है, और कैपिटल लॉस का भी मतलब होता है जब वैल्यू गिर जाती है। बट डेप्रीशिएशन जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब जब किसी चीज को आप खरीदते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप रिपीटेड यूज करते रहते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? कम। मगर ये जो होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। भाई मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कोविड आ गया, तो क्या इसमें किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल है? नहीं है बेटा। जब हमारा किसी पर कंट्रोल नहीं है और उसके पैसे गिर रहे हैं, उसका प्राइस गिर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी बेटा? बट बेटा जिस पर हमारा कंट्रोल है वो किसकी क्या कहलाता है बेटा? इसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं?
आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता था ना, तो बेटा इसमें हम प्रोविजन बनाकर उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं। बट क्या इसमें कोई प्रोविजन अकाउंट बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते, ठीक है। और ये दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरीके से क्या शो करते हैं? लॉस को शो करते हैं। छोटा सा डिफरेंस 2-3 नंबर में आता है, लिखें बीच में एक। हाँ, ये खत्म हो जाए बेटा पहले। हाँ, कोशिश रहेगी। लिखें बेटा डेप्रिसिएशन, ट्राई करूंगा। डेप्रिसिएशन और दूसरी साइड बेटा, हाँ जी, हाँ बेटा, डेप्रिसिएशन और दूसरी साइड है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन और दूसरी साइड क्या है? लिखें बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब है बच्चों, इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, fall in value of fixed assets due to normal wear and tear, due to normal wear and tear, passage of time, due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence, passage of time and expected obsolescence। तीनों टर्म क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन का पहला रीजन होता है बेटा पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। देखो बेटा, या फिर लिख लो ओल्ड मेथड, लिख लो यहाँ पे, ऑब्सोलेंसी नहीं लिखना तो ओल्ड मेथड या ओल्ड मतलब कोई पुरानी चीज हो जाए। जैसे सपोज दैट पहले हमारे यहाँ टाइपिंग करने के लिए टाइपराइटर आते थे, लोग पहले उससे टाइपिंग क्या करते थे, उसके बाद उसको एकदम से वो खत्म हो गया, फिर क्या आया, कीबोर्ड आने लगा, फिर कीबोर्ड एकदम से खत्म हो गया, फिर टच आ गया, टच जाएगा तो कोई नई चीज आ जाएगी, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो पुराना क्या हो रहा है, हटता जा रहा है। तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन का एक रीजन बन जाता है। बेटा कैपिटल लॉस लिखना, कैपिटल लॉस का मीनिंग क्या है? It refers to the loss in value of fixed assets. It refers to the a loss in value of fixed assets due to natural climatery। मतलब इसमें प्राकृतिक का रोल होता है बेटा, इसमें इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। नेचुरल क्लाइमेट चेंज हो जाता है या फिर मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसकी वजह से कोई वैल्यू अगर कम हो रही है, दैट इज कैपिटल लॉस। सेकंड पॉइंट लिखिएगा डेप्रिसिएशन का बेटा, प्रोविजन इज मेंटेन थ्रू डेप्रिसिएशन या प्रोविजन इज मेड, ये स्टेटमेंट लिखिएगा, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम बेटा डेप्रिसिएशन को रिप्लेस करने के लिए इसके प्रोविजन, इसके अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और कुछ मिनिमम पैसा हर साल उसके लिए अलग से निकाल सकते हैं। बट क्या ऐसा कोई अकाउंट हम बना सकते हैं इसके लिए? लिख लेना बेटा, देयर इज नो सच प्रोविजन, देयर इज नो सच प्रोविजन कैपिटल लॉस में बेटा, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग कैपिटल लॉस। और लास्ट पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा डेप्रिसिएशन क्या हमारे प्रोडक्शन को हैम्पर करता है? डेप्रिसिएशन क्या प्रोडक्शन को हैम्पर करता है किसी भी तरीके का? नहीं करता। अगर मेरे पास एक मशीन है तो लगातार मशीन काम भी कर रही है और उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है। बट बेटा कैपिटल लॉस डायरेक्टली अगर कोई भूकंप वगैरह आया तो हमारे प्रोडक्शन को क्या करता है, हैम्पर करता है, इफेक्ट करता है। लिखें बेटा पॉइंट नंबर थर्ड, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो आपका डेप्रिसिएशन है वो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मशीन आपके पास है, गुड्स बनती रहेगी, वैल्यू गिरती रहेगी, देयर इज नो इफेक्ट। बट बेटा कैपिटल लॉस करता है। लिखें, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन क्या बेटा प्रोसेस। क्लियर हो चुका है? कोई डाउट है किसी को? तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन कई बार क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको समझिएगा। चलिए सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगले टॉपिक शायद मैंने आपके साथ पहले भी स्टार्ट किया होगा। एक टर्म होती है बेटा क्या, स्टॉक।
और एक क्या होता है, फ्लो। करा है हम लोगों ने, नहीं करा? अभी नहीं करा, कल के टेस्ट में शायद आपको ये टॉपिक मिल जाए तो थोड़ा ध्यान देना। बेटा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दे भाई, इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का मतलब बच्चों एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, राइट। बट फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम निकलने के बाद हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने बोला कि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्टॉक। मगर मैं बोलता हूं कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ बर्थ इन फेब मंथ, फेब मंथ में कितने बच्चे पैदा हुए, ये किसका एग्जांपल होगा बेटा, फ्लो का। मैंने बोला कंट्री की नेशनल वेल्थ कितनी है, टोटल संपत्ति देश के पास क्या है, दैट इज स्टॉक। और मैं बोलूं कि कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, ये क्या है बेटा, फ्लो। याद रखना है कि स्टॉक का एक और कैरेक्टर है कि स्टॉक जो होता है वो हमेशा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब सेम, मतलब जो जल्दी से चेंज नहीं होता। भाई साहब ये जल्दी से नहीं बदलता बल्कि बहुत लंबे समय के बाद कोई चेंज लाता है, ये कांस्टेंट रहता है। बट जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक, जो लगातार चेंज होगा बेटा, पर आवर, पर वीक, पर डे, मंथ, ईयर, हमेशा बदलता रहेगा। बेटा जो स्ट्रोक होता है इसका कोई भी क्या नहीं होता बच्चों, टाइम डायमेंशन। और इसका बेटा क्या होता है, टाइम डायमेंशन। ये छोटी सी तीन बातें आपको मेंशन करनी है। टाइम डायमेंशन का मतलब है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज मेरी एक दिन में तो नहीं बनी होगी, वो हो सकता है मेरी हो ना, वो मेरे पिताजी की हो, क्या पता उनकी भी ना हो, वो उनके फादर की हो, मतलब वो एक अकुमुलेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। बट ये क्या होता है, चेंज हो रहा है बार बार, तो उस चेंज मूवमेंट को हम रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर कर सकते हैं, इसलिए इसका टाइम डायमेंशन होता है और इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है। स्टॉक में आएगा, वो स्टॉक का ही पार्ट बनेगा। सपोज दैट मैं कहता हूं मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, तो मेरी आज की नहीं है ना, वो काफी टाइम के अकोमुलेशन के बाद वो आज बनी है। समझे नहीं, टोटलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि मैंने इतना अंतर, हाँ एक दिन में अगर रेगुलर चेंज है तो वो क्या है, और टोटलिटी में देख रहा हूं तो क्या है, वो स्टॉक। लिखें एक डिफरेंस छोटा सा, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट स्टॉक का, हाँ जी बिल्कुल 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं आप। चल नहीं दे रहा हूं, मेरे मजे ले ले तू। लिखो स्टॉक का मतलब बेटा, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल। स्टॉक का मतलब है बच्चों, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured, stock का मतलब है it refers to that variable which is measured at a particular point of time, which is measured at a particular point of time, मतलब जो एक निश्चित समय पर मेजर होते हैं, which is measured at a particular point of time, that is stock. फ्लो के अंदर लिखें बेटा, it refers to that variable, it refers to that variable which is measured over a period of time, which is measured over a period of time. स्टॉक का सेकंड पॉइंट बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सेकंड पॉइंट स्टॉक का, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट रहता है, इट इज स्टैटिक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, और वो है बेटा डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, जो जल्दी से चेंज नहीं होता है, जो मतलब कह सकते हैं तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो जल्दी से बदलता नहीं है, चेंज नहीं होगा, वहां लिख सकते हैं इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब जो रेगुलरली चेंज होता रहता है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखें, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसका किसी भी तरीके का टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, वहां पे लिखिएगा, हाँ जी, इट हैज अ टाइम डायमेंशन। एग्जाम्पल लिख लें, टोटल पॉपुलेशन,
टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, कोई भी डेट यहां पर डाल लो, अभी तक की इतनी जो पॉपुलेशन है वो हमारा स्टॉक है। यहां का एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021, 2021 में कितने हुए, ये हमारा फ्लो है, और 21 तक टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये क्या है बेटा, हमारा स्टॉक है। दोनों में डिफरेंस आ गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट एग्जांपल, नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ हमारे स्टॉक का एग्जांपल है, और नेशनल इनकम किसका है बेटा, फ्लो का, क्योंकि हर साल हमारी इनकम बदल सकती है बेटा, इस ईयर का जीडीपी कुछ और, अगले ईयर का कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, राइट। तो ये नेशनल इनकम हमारा फ्लो का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लिखना बेटा, मनी सप्लाई, हमारी कंट्री की मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक या फ्लो, स्टॉक है बेटा, कि इतनी इकोनॉमी की मनी सप्लाई है, बट मैं बोलता हूं कि हमने इतना एक्सपेंडिचर करा इस मंथ, ये क्या है बेटा, हमारा फ्लो। लिखे बेटा, मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक का एग्जांपल है, और एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, ये हमारा फ्लो का एग्जांपल है। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगता है हर एक बच्चा आसानी से इसका आंसर दे सकता है। नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ मतलब बेटा टोटल इकोनॉमी की प्रॉपर्टी, वो इनकम की फॉर्म में भी हो सकता है, लैंड की फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकता है, गवर्नमेंट की शेयर्स भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। जैसे मैं बोलूं कि मैं ट्यूशन से पढ़ा रहा हूं, मेरी इनकम 2 लाख रुपए होती है, तो ये मेरी क्या है बेटा, इनकम है। बट मैं बोलूं कि मेरे पास पूरी 10 करोड़ की अभी तक की प्रॉपर्टी है, तो मेरी ओवरऑल जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। और जो मैं रेगुलरली कमा रहा हूं वो क्या है, मेरा फ्लो है। वेल्थ टोटलिटी को शो करती है, और इनकम रेगुलरिटी को शो करती है। इनकम अप एंड डाउन हो सकते हो, अप एंड डाउन होने के बाद जो लास्ट में अकोमुलेशन हुआ वो वेल्थ में कंसीडर होती है। हाँ, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, बताया था मैंने, नहीं बताया, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें ना वो सारी चैप्टर की आज मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। क्या बोला, अच्छा नहीं नहीं ये सब नहीं आएगा, बस यहां तक जो करा है वही आएगा। अब फ्लो आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ध्यान दो। नॉर्मल रेजिडेंट बड़ा ही नॉर्मल सा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना, और पूरा नेशनल इनकम हल्ला मचाते हो गया भाई, नेशनल इनकम नेशनल इनकम। भाई साहब होता क्या है नॉर्मल रेजिडेंट, कौन होता है, तेरी है, कैसे, तेरे को मैं कैसे मानू कि तू भारतीय है, कह रहे मेरे दादाजी से पूछ लो, फिर दादा से पूछूंगा वो कैसे भारतीय है, तो क्या बोलेगा, वो उनके दादा से पूछे, तेरे दादाजी हैं अभी, चल ठीक है फिर तो सही बोला, कभी बोला पूछना है तो ऊपर चले जाओ आप भी, क्योंकि मैंने एक से पूछा था लास्ट ईयर, उसने मेरे मजे ले लिए थे, मैंने कहा तू मेरे को भी मारना चाह रहा है क्या। नेशनल इनकम भाई, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कोई और बताएगा। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब बेटा वो पर्सन होता है, या फिर वो एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, जिसका बेटा ओरिजिन कहां पर, कहां से स्टार्ट हुआ हो, हमारी टेरिटरी के इनसाइड। या फिर मैं दूसरे टर्म में ये कह सकता हूं, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन या वो फर्म होती है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में बिलोंग करता है। ये टर्म बड़ा अच्छा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जो बंदा हमारे देश में ही पैसा कमाएगा और उस पैसे को यूज भी कहां करेगा बेटा, हमारी कंट्री में ही, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे मान लो क्रिस गेल क्रिकेट खेलकर, आईपीएल खेलकर पैसे जीत जाता है और भाग जाता है अपने कहां पे, वेस्ट इंडीज, क्या वो खर्च इंडिया में करेगा, उसके बच्चे क्या यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, नहीं आएंगे ना, हाँ नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि उसका रेजिडेंशिप और नॉर्मल रेजिडेंट वो हमारी कंट्री का है ही नहीं, वो कुछ टाइम के लिए 1 साल तक की लिमिट में रहेगा, फिर वो वहां चला जाता है। मतलब बेटा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए नहीं है, इसलिए वो हमारी कंट्री का कौन नहीं बनेगा बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट। मैं यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर अर्न कर रहा हूँ, तो मैं कमाना और खर्च करना दोनों अगर एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है बेटा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ नॉर्मल रेजिडेंट। लिखो एक छोटी सी लाइन, जब ही तो एनआरआई आता है, जब कोई फॉरेन कंट्री में कमा रहा है और हमारे देश में मजे लेने आ रहा है, मतलब घूमने के लिए आ रहा है, तो हमारे देश का नागरिक वो नहीं है, जब भी हम उसे एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। रीजन क्या, क्योंकि वो हमारे देश में आकर खर्च तो नहीं कर रहा, वो कभी कभार एज एन टूरिस्ट के फॉर्म में आता है, खर्च करता है, और जो सस्ती चीजें वो लेके भाग जाता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो आ रहा है वो बंदा खर्च कहां करेगा,
और वो ट्रांसफर इनकम में, इसलिए वो काउंट भी नहीं कर रहे हम। नहीं भाई, मान लो मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, मैं उनको पैसा मंथली भेज रहा हूं, वो खर्चा तो अल्टीमेटली कहां कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। क्या वो अर्न कर रहे हैं? अर्न कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, और उनको तो फ्री में मिल रहा है ना, तो वो ट्रांसफर इनकम है, दैट्स व्हाई वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, लिखना बच्चों। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो सकता है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन, क्या बच्चों? इंस्टीट्यूशन, फर्म भी हो सकती है और एक व्यक्ति भी हो सकता है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily reside in the country, who ordinarily resides in the country and they have economic interest, and they have economic interest। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई बंदा हमारे देश में आता है, रहता है, कमाता है और वो हमें रेजिडेंट लगता है। वो नहीं बेटा, जब तक वो 1 साल से ज्यादा अगर हमारे देश में स्टे कर लेता है तो उसके बाद ही प्रोसेस के बाद वो रेजिडेंस में कन्वर्ट होता है, बट वो दोबारा अपनी कंट्री में जाता है, इसलिए परमानेंट रेजिडेंट हमारी कंट्री का नहीं बनता। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे अभी पूछूंगा, कुछ पॉइंट लिखो बेटा। नोट इंक्लूडेड, ये हेडिंग डाल लेना, नोट इंक्लूडेड, अपने देश की बात कर रहा हूं। नोट इंक्लूडेड, इन बंदों को नॉर्मल रेजिडेंट मत मान लेना बेटा। पहला पॉइंट लिखना, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फॉरेन टूरिस्ट या फिर विजिटर, कोई फिरंगी हमारे देश में मजे लेने आ गया तो हमारे देश का नागरिक क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे हो? कोई यूक्रेन से आ गया, कोई रशिया से आ गया, बड़ा युद्ध कर रहे हैं हमारे देश में, सोचा हिंदुस्तान में भी कुछ कराते हैं, तो बेटा वो काउंट नहीं करना, क्योंकि हमारे देश के नागरिक नहीं है बेटा। सेकंड पॉइंट लिखना, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, diplomats and member of armed forces, foreign staff of embassies, diplomats and members of armed forces। तीनों टर्म क्लियर हो गया बेटा? पहला बोला एम्बेसीज का कोई बंदा काम कर रहा है, दूसरा मैंने क्या बोला? डिप्लोमेट्स, और तीसरा मैंने क्या बोला? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। किसी दूसरे देश के सैनिक अगर वो हैं, भले वो हमारे देश में प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो हम उसको अपने देश का नागरिक कंसीडर नहीं करेंगे। बट वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसका कमाना और उसका काम करना सारा कोर किससे रिलेटेड है? दूसरी कंट्री से। भले यहाँ पर रह रहे हो बेटा, बट वो हमारे देश के नागरिक कंसीडर नहीं होते, क्योंकि हर 1 साल के बाद वो चेंज हो जाते हैं। 8-6 महीने के बाद उनकी ड्यूटीज चेंज हो जाती है, फिर वो अपने कंट्री में चले जाते हैं। कोई भी 1 साल से ज्यादा स्टे नहीं करता है। उस कंट्री में होगी जिस कंट्री के वो हैं, हमारे देश में नहीं होगी। लास्ट पॉइंट लिखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट मैं बता चुका था वैसे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय कोई भी संस्था है, आर नॉट कंसीडर एज नॉर्मल रेजिडेंट। International organizations are not considered as normal resident of a country। समझ गए? अंतरराष्ट्रीय संस्था भले देश में ऑपरेट हो रही है, बट वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ओरिजिन हमारी कंट्री से नहीं हुआ है। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ ऑपरेट हो रही है, बट ऑनरशिप हमारे देश की नहीं है, इस वजह से काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा उनके में होगा, क्योंकि वहीं से ओरिजिन हुई है। इंटरनेशनल निकला है तो हमारे देश की टेरिटरी का बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आपने सुना भी होगा बॉर्डर वर्कर्स। क्या होते हैं भाई बॉर्डर वर्कर्स? आपने देखा होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, ये नेपाल की सीमा है बेटा, नेपाल की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा था, और ये बेटा किसकी है? इंडिया की। बेटा नेपाल इंडिया के जो लास्ट विलेज होंगे, उनके जो वर्कर होंगे, जो लोग होंगे, वो कई बार इधर भी आ जाते हैं और इधर भी चले जाते हैं। सुबह आते हैं, शाम को फिर रिटर्न चले जाते हैं। उस पर गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं कर रखा है। तो बेटा वो जो वर्कर हमारे देश में दिन भर रहते हैं और रात को फिर अपनी कंट्री में चले जाते हैं, क्या वो हमारे देश के पार्ट माने जाएंगे? वो साल भर अंदर आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। तो बेटा बॉर्डर वर्कर कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं होते। केवल वो किस लिए आ रहे हैं? काम के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो कंसीडर नहीं किए जाते। लिख लो बेटा,
बॉर्डर वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। जितने भी सीमा के नागरिक हैं जो आसपास ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो काउंट नहीं होते। चलिए, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, कुछ पूछूंगा बताइएगा। पॉइंट नंबर 1, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। भारतीय कोई मजे लेने वहां चला गया, जाना तो नहीं चाहिए था न, ऐसा नहीं है। देखो, गलत भावनाओं के साथ रह रहे हो बेटा, मेरे को भी पसंद नहीं है, मगर बेटा मारेंगे क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आप जाके दिखा दें। अभी नहीं, अब नहीं जा सकते। इमरान खान खुद भाग रहा है, प्रधानमंत्री को भगा रहे हैं वो देश से। नागरिक मैच क्रिकेट नहीं नहीं बेटा, अच्छा है, देखो सपोर्ट करो बट इतना मत करो, बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दिल से अरमान निकलेंगे उसके बाद। मैं अभी ऑनलाइन ट्रैक हूँ बेटा, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि इंडियन बंदे विदेश गए तो पाकिस्तान में थोड़ी काउंट कर लेंगे, वो तो हमारे देश के नागरिक हैं, टूरिस्ट हमारे में होंगे, उसके में नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। ध्यान से सुन लो, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन कहां पर, WHO लोकेटेड इन कहां पे, भाई इंडिया के अंदर ही है और इंडियन काम कर रहा है तो कहानी खत्म हो गई ना, नॉर्मल रेजिडेंट होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मूविंग या सीइंग ताजमहल वगैरह, और कुछ दिखता नहीं उन्हें, बेकार हो गया, बदतमीज हो गया ताजमहल, बाद में बात बताऊंगा उसमें। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन ऑफिसेज, सॉरी चलो छोड़ो, मुस्लिम जो है वो हज की यात्रा करने गए हैं बेटा, मक्का मदीना सऊदी अरब दुबई गई है, शेख वेख के वहां गई है, कहीं घूमने? मैं भी गया, तू? गुड। क्यों? एक मिनट का वेट करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलो देखो बेटा, अगला, अरे वो हाँ भाई, ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो यार, आवाज का पता नहीं क्या होता। रवि, अरे यार क्या हो गया, आवाज आ रही है क्या? शताक्षी, आवाज आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? अरे नहीं, वॉइस तो आ रही होगी।
यस सर आ रही है। अच्छा बेटा ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बॉर्डर वर्कर्स के बारे में बताया। तो आज की क्लास में बेटा मेन टॉपिक हमने क्या सीखा, ध्यान देना बेटा। आइए अब देखो, कल का जो संडे का टेस्ट होगा, मैं एक बार बता दूं संडे के टेस्ट में हम लोग क्या मेन पार्ट रख रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें आपको बेसिक बता देता हूं, आपके संडे में टेस्ट में बहुत हेल्प करेगी। और ये वाला टेस्ट बेटा आपके मार्क्स के साथ आपके घर पहुंचेगा। हाँ जी बेटा, पहले वाले टेस्ट में मैंने सबको सपोर्ट करा था, मैंने किसी के भी मार्क्स कहीं नहीं भेजने दिया। हाँ 13 मैं बता दूं क्या अकाउंट्स के गए ना, चलो अब होगा बेटा। पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो न्यूमेरिकल से। थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक आपको मैंने कराया था, अपनी नोटबुक निकाल के देख सकते हो। पहला टॉपिक हमारा कौन सा हुआ था बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसमें लीकेज और इंजेक्शन दोनों पढ़ना बच्चों। ये केवल कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, 2 सेक्टर। देन मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ गुड्स का क्लासिफिकेशन 2 फॉर्म में होता है, फाइनल गुड्स और क्या बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स की फॉर्म में होता है। और फाइनल का भी क्लासिफिकेशन 2 बताए थे, कंजम्पशन गुड और कौन सी गुड बेटा, कैपिटल गुड। बेटा तीसरा पॉइंट याद हो, मैंने बताया था फैक्टर इनकम और कौन सी इनकम बच्चों, ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस लिखा था, भूल गए बेटा। एक टॉपिक कराया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी, देन नहीं आज नहीं हुआ है, टेरिटरी आज ही लिखा है मैंने, चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक मैंने स्टॉक एंड फ्लो भी आपको लिखवाया था। एक आपका टॉपिक था बेटा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही कवर करा है, कौन सा, हाँ जी, क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता, नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा और क्या नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ एक और बता देता हूं, कौन से वाला बेटा, डोमेस्टिक में क्या काउंट होता है और क्या नहीं होता। एक टॉपिक हमने अभी करा था कुछ देर पहले, कैपिटल लॉस और किसका, डेप्रिसिएशन का, राइट। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये सारे। हाँ नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो आएगा इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ मैं हट जाता हूँ, ये नॉर्मल रेजिडेंट, इसमें से कल का टेस्ट पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स मैंने बता दिए, जिसको नोट करना है करो, और अगली क्लास के टेस्ट के लिए तैयार रहें बेटा। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, सेकंड लास्ट क्या होता है, ये नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा क्या नहीं होगा, ये सारे टॉपिक संडे टेस्ट में हैं। इधर आजा भाई, कैमरे में भी आ जाएगा, अरे इधर ही आजा, कैमरे में भी आ जाएगा भाई, तमीज से खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी शताक्षी क्लियर हो गया बेटा, एंजेलिना, बेटा संडे को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स का। हाँ जी बेटा, किसी को कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी बच्चे चलो।